Am I audible? Yes, ma'am. Yes, miss. Am I audible to you? Is the Yes, video ma'am. clear? Yes, miss. Yes, ma'am. Good afternoon. Can you hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. सुनाई दे रहा है सबको? Please Yes, respond. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Is some problem in audio? I can't hear you at all. Please कोई message me. मुझे आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है. Can you hear me? Okay, you can hear me, but I can't hear you है. देखते हैं क्या प्रॉब्लम है. हेलो, हाँ मैम. अभी आया. सही. Here we go. तो हमने लास्ट लेक्चर कहाँ तक पढ़ा था? कुछ याद है? ऑरेंज हाउस. Vapor and अच्छा, वेपर डेंसिटी तक पढ़ा था. मैंने आपको वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला दे दिया कि वेपर डेंसिटी हाँ मैम. मॉलिक्यूलर मास. यहाँ तक कर लिया था आपके बैच में मैंने. सही. मैम. इसके कुछ प्रॉब्लम्स करवाए थे मैंने. no, ma'am. ओके, तो चलो वो फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया, तो हम डेंसिटी बेसिकली, तो आई टॉट यू अबाउट डेंसिटी, है ना. गैस के डेंसिटी का भी फॉर्मूला डिराइव करके दिया होगा. तो हाउ डू वी कैलकुलेट डेंसिटी फॉर अ गैस? क्या फॉर्मूला बोलो गैस के डेंसिटी का? PM/RT. PM/RT. मतलब आपको प्रेशर और टेम्परेचर और आर सबको कंसीडर करना है गैस के डेंसिटी के लिए, है ना. विदाउट दैट यू कैन नॉट टॉक अबाउट डेंसिटी ऑफ अ गैस. अभी छोटे छोटे प्रॉब्लम्स ले रही हूँ. वेपर डेंसिटी या जो भी मैंने एंड में लास्ट लेक्चर आपको सिखाया था. सो वेपर डेंसिटी I taught you is a ratio of density of a gas, okay, with respect to density of what? Hydrogen, है ना. तो जो वेपर डेंसिटी का हमने फाइनली फॉर्मूला लिखा था वो ये था, the vapor density is density of a gas अपॉन डेंसिटी ऑफ H2. और फिर डेंसिटी के जगह पे फाइनली हम ये भी यूज करते हैं, और यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट किया, तो आई गेट अ फॉर्मूला मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस is 2 into vapor density, right? This is where we are. अगर किसी प्रॉब्लम में वेपर डेंसिटी कैलकुलेशन विद रिस्पेक्ट टू एनी पर्टिकुलर गैस कैलकुलेट करने को बोला, तो वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. व्हाट इज द वेपर डेंसिटी ऑफ सो एंड सो गैस विद रिस्पेक्ट टू सो एंड सो गैस. तो ये वाले प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं. कैलकुलेट वेपर डेंसिटी say of fluorine with respect to oxygen. तो हमको क्या करना है? क्लोरीन के मॉलिक्यूलर मास को ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करना. मैम 2.1218 ऐसा कुछ आ रहा है. हाँ, मतलब डिविजिबल तो नहीं है. तो ये कैलकुलेशन में मैम आप 2.218.
इसको मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 से डिवाइड करोगे, so it will be 71/30, है ना. दिस कैलकुलेशन आपको करना है. क्या आंसर आया? 2.218. ओके. और अगर ये विद रिस्पेक्ट टू जो अभी क्या चल रहा है, हमने विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन में करवा रही हूँ, राइट. अगर ये ऑक्सीजन नहीं होता, कुछ भी नहीं दिया है, तो आपको क्या करना है, इसको 2 से डिवाइड करके आंसर लिखना है 35.5. So if nothing else is given, you have to calculate with respect to hydrogen. If not, whatever is the gas given, we have to calculate with respect to that. Is that clear to you? Okay. अभी अगला प्रॉब्लम वेपर डेंसिटी का. Calculate vapor density of air. एयर की वेपर डेंसिटी, और जिसमें वो कंपोजिशन ऑफ एयर दिया है. ओके. एयर को हमको मानना है कि एयर में 80% नाइट्रोजन है और से 20% ऑक्सीजन. मैम 14.4 है आंसर. हाँ, कैसे करोगे बेटा? नहीं, मुझे इसका वैल्यू पता था पहले से, फिर वैल्यू पता था ना, बट करके देख रहा हूँ. anything in this will change, the value will change, you know. Instead of 80 and 20, ये 80% और 20% जो मैंने दिया है, ये नंबर में बदल देती हूँ, 78 और 22 कर दूंगी, फिर वैल्यू बदल जाएगी. हाँ मैम. तो कैसे करना है ये पता होना चाहिए ना. आंसर रख के नहीं होने वाला. एवरेज मास कैलकुलेशन. हाँ, तो अभी क्या करना पड़ेगा? पहले 80% ऑफ 14, फिर 20% ऑफ 16 ऐड करना. 80% ऑफ 14 नहीं बेटा, 80% ऑफ 28. हाँ सॉरी, 20. तो बेसिकली अगर वेपर डेंसिटी ऑफ एयर कैलकुलेट करना है तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर चाहिए, और वो हमको एवरेज मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये मिश्रित है. So what I have to calculate now is average molecular mass. हमको एवरेज कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो जैसे मैंने आपको एवरेज आइसोटोपिक मास बताया था, वैसे ही आप एवरेज मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करोगे, जिसमें परसेंट ऑफ 1 ओके इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ 1 प्लस परसेंट ऑफ अनदर इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ अनदर अपॉन टोटल, है ना. परसेंट के जरिए पे फ्रैक्शन या जो भी दिया आप उससे मल्टीप्लाई कर सकते हो. तो किसी भी मिक्सचर का हम इस फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं. एंड व्हेन यू डू दिस कैलकुलेशन द आंसर विल कम 28.8. एंड देयरफॉर यू विल से, फिर अभी वेपर डेंसिटी आपकी हो गई मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर जो हमने एवरेज कैलकुलेट किया है अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन. ये 28.8 अपॉन 2 हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 14.4. And I am giving you next problem. Third problem.
कोशिश करो सॉल्व करने की इसको। कैसे करोगे प्रॉब्लम नंबर 3 सॉल्व? प्रॉब्लम नंबर 3 में आपको इस ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास करना पड़ेगा और मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करने के लिए पहले इसका फॉर्मूला फाइंड आउट करना पड़ेगा. So first calculate the formula for this, then the molar mass and then the vapor density. मिस आंसर मिल गया. क्या आया बेटा? मिस आई थिंक 23 होगा ना. मिस मैंने EF से सॉल्व किया तो फिर वो ऐसे आया. कैसे सॉल्व किया? मिस डाउट है इसमें. मिस एक हाँ, बोल सेकंड. ना. मिस एक सेकंड. हाँ मिस अगर इसको EF से किया तो चलेगा? हाँ, EF मतलब एम्पिरिकल फॉर्मूला वाले मेथड से क्या यही बोल रहे हो ना? हाँ मिस उससे आया कि गैस NO2 है. परफेक्ट. हाँ मिस तो NO2 का RMM कैलकुलेट किया एज 46 हाँ, और और उसको फिर डिवाइड बाय 2 किया. हाँ परफेक्ट. 23. परफेक्ट. तो आपको इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही निकालना है. तो आप अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला मेथड से चाह रहे हो तो आप ऐसे सॉल्व करोगे ना कि नाइट्रोजन का परसेंट दिया है 30.4, फिर रिमेनिंग विल बी ऑक्सीजन, राइट? तो ऑक्सीजन का परसेंट कितना आ जाएगा? नाइट्रोजन 69.6. ये तो ना ऑक्सीजन आ गया 69.6. फिर आप इन दो नंबर्स को उनके एटॉमिक मास से डिवाइड करोगे. सो 30.4 अपॉन 14 and 69.6 upon 60. Okay, this is going to give you their atomic ratio. इससे आपका atomic ratio आएगा. Okay, जो इसका around 2.17 और इसका 4
0.35 और फिर आप सिंपलेस्ट रेशियो निकालोगे. दिस इज 1 and this is almost equal to 2. ये जो भी ऑक्साइड है इसका हमको क्या आ गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया. Okay, so what you get is empirical formula, 1 nitrogen and 2 oxygen. ये empirical formula. अभी empirical formula से हम molecular formula तक कैसे पहुंचेंगे? There is a hint given. One molecule of this oxide contain 1 nitrogen atom. मिस N1 होगा ना. इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसमें एक ही नाइट्रोजन एटम है. मतलब जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है वही उसका क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. सेम इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, या इसमें N1 हो गया, ऐसे सोच सकते हैं. अभी हमको क्या करना है, बस वेपर डेंसिटी, इसका GMM कैलकुलेट करो. इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा 14 प्लस 32, आपका आ गया 46 ग्राम्स पर मोल. GMM आ गया इसका. और आपका वेपर डेंसिटी हो गया, कुछ भी नहीं दिया है with respect to some gas, so I'll straight away divide by 2 and vapor density will be 23. Right, so are you comfortable solving vapor density वाले problems? यस मिस. आ गए, वेरी गुड. तो आज मैं ये होमवर्क मैं आपको दे दूंगी. वैसे लास्ट वीक का क्या होमवर्क था आपका? मिस होमवर्क नहीं दिया था आपने, और लेकिन आपने मोल कॉन्सेप्ट असाइनमेंट का 1 to 35 डाउट्स वो किया था लास्ट टाइम. डाउट्स 1 to 35 के डाउट्स मैंने कर लिए थे आपसे. हाँ हाँ वो हो गया मिस. और लास्ट लेक्चर कोई असाइनमेंट होमवर्क में नहीं आई? नहीं मैम, नहीं. ओके, तो आज फिर होमवर्क दे दूंगी मैं. वही जो फाउंडेशन बिल्डर आपका असाइनमेंट है, ओके, उसका आप 35 तक कर चुके हो, तो आपको ऑलमोस्ट 50 तक जाना है. उसमें 36 to 50 में लिख के भेजूंगी. और भी कुछ असाइनमेंट्स यहाँ तक मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगी आज. ठीक है, ऑरेंज हाउस के लिए. ओके, यस मिस. so I'm going ahead, okay, teaching you ahead. तो vapor density वाला concept सिखा के हो गया. What next now? मूल concept में आगे हमको क्या करना है? आगे हम बहुत important चीज सीखने वाले हैं अभी, and that is a stoichiometry concept. We are going to understand about stoichiometry. I'll just change my marker. So let us understand what is stoichiometry. ये stoichiometry क्या है? So stoichiometry is a calculation that we have to do, okay, before carrying out practically any reaction. कोई भी reaction lab में जब भी हम करते हैं, तो ऑब्वियसली हम रैंडमली रिएक्टेंट को तो ऐड नहीं करते कि थोड़ा ये रिएक्टेंट डाला थोड़ा वो डाला. देयर इज सम कैलकुलेशन जिसके वजह से वी आर एबल टू कैलकुलेट द प्रिसाइज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिक्वायर्ड टू गेट अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, एंड दैट कैलकुलेशन इज व्हाट वी विल लर्न इन stoichiometry. So stoichiometry will teach you calculation behind any chemical reaction. And जिसका बेस मोल कंसेप्ट है. स्टोइचियोमेट्री इज बेस्ड ऑन मोल कंसेप्ट. ये मोल कंसेप्ट के बेसिस पे हम करेंगे. ठीक है, तो अभी देखो, ध्यान दो. आई एम जस्ट टेकिंग अ केमिकल रिएक्शन. दिस इज कंबशन ऑफ in which we start with methane gas. We are burning it with excess of oxygen, and combustion का प्रोडक्ट होता है CO2 and water. So this is a pure combustion reaction. Now this reaction, okay, is a balanced reaction. है ना, balance देखो आप. हाँ मैम. बैलेंस रिएक्शन. तो आपने इसके पहले भी 10th स्टैंडर्ड तक बहुत सारे बैलेंस रिएक्शन देख लिए होंगे, है ना.
So whenever you see a balanced chemical reaction, what you understand from that? The amount of moles of reactant, moles of product formed. Absolutely. So a balanced chemical reaction is telling you the mole composition. कितने moles of reactant react हो रहे हैं और उससे आपको कितने moles of product मिल रहे हैं. Say for this example, okay, इसका मतलब क्या है? इस reaction का जो stoichiometric coefficient है. So what is the stoichiometric coefficient? The coefficient that we write in balancing. Okay, जहाँ पे नहीं लिखा है वहाँ पे 1 होता है ना. तो stoichiometric coefficient होता है balancing के coefficient. They are nothing but moles. वो moles होते हैं और इस बैलेंस रिएक्शन का मतलब है इस रिएक्शन में 1 मोल मीथेन है which is reacting with 2 mole of oxygen and that is giving you 1 mole of CO2 and that will produce 2 mole of water. So meaning of this is if I want to carry out this reaction, I want methane and oxygen always in this molar ratio. अगर 1 मोल मीथेन होगा तो उसके लिए मुझे उसके twice the मोल क्या लेना पड़ेगा? ऑक्सीजन लेना पड़ेगा. And when we follow this, then we will say it is as per stoichiometric calculation. फिर वो as per stoichiometric calculation हो जाएगा. And उसमें ना मीथेन will remain after the reaction, neither oxygen will remain after the reaction. Both the reactants will be totally getting consumed if we follow this ratio. Not only that, अगर हमने ये ratio follow किया तो हमको amount of product भी समझ में आता है. अगर 1 mole methane है तो 1 mole CO2 मिलेगा और इतने moles water मिलेगा, 2 moles water भी मिलेगा. So if you are following this composition, then we also can predict, we also can calculate the moles of the product form. तो जो reaction का balancing का stoichiometric coefficient होता है, that is nothing but the mole ratio between reactant and product. Now once you get the mole ratio, आपको और क्या समझ में आ रहा है? आप mole ratio से mass calculate कर सकते हो. मतलब इस reaction में 16 ग्राम मीथेन है और 16 ग्राम मीथेन के लिए टोटली रिएक्ट होने के लिए 64 ग्राम्स क्या चाहिए? 64 ग्राम्स ऑक्सीजन चाहिए. तभी ये दोनों कंप्लीटली रिएक्ट होंगे और उस प्रोसेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा वो 44 ग्राम्स होगा और वाटर बनेगा वो 36 ग्राम्स होगा. तो स्टोइशियोमेट्री के जो प्रॉब्लम्स है वो रिएक्शन बेस्ड है. Then they can ask you in some problem, how much methane should be burned, okay, to get 88 grams of CO2. तो आपको स्टोइशियोमेट्री से आंसर निकालना है कि बेसिकली अगर 44 ग्राम CO2 जब भी मिलता है तभी मीथेन बर्न कितना होता है? 16 ग्राम. तो अगर 88 ग्राम CO2 चाहिए तो उसके लिए कितना अमाउंट ऑफ मीथेन बर्न करना पड़ेगा? The methane that we need to burn will be twice. Is that clear to you? The stoichiometric के problems में either the reactant or the product की amount दी होगी या moles दिए होंगे, है ना? reactant के लिए तो product के पूछेंगे, product के लिए तो reactant के पूछेंगे. तो moles समझ में आता है balance reaction से, उससे mass समझ में आता है. और अगर हमारा gaseous reactant है और कुछ गैशियस प्रोडक्ट है जैसे इस रिएक्शन में है, ये गैशियस है, ये गैशियस नहीं है, ये लिक्विड है. तो जो गैशियस रिएक्टेंट है, गैशियस प्रोडक्ट है, हम उनके वॉल्यूम के बारे में भी कमेंट कर सकते हैं. आई नो कि जो मीथेन है इस रिएक्शन में वो 22.4 लीटर्स है एट एसटीपी, है ना? और उसको कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए 44.8 लीटर्स ऑक्सीजन चाहिए एट एसटीपी. और इस रिएक्शन में जो वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस इवॉल्व है वो 22.4 लीटर्स है एट एसटीपी.
and I cannot comment on water because water is not a gas. ये जो लास्ट डेफिनेशन मोल का हमने सीखा वो फिर से मैंने लास्ट लेक्चर आपको और अच्छे से सिखाया, तो ये सिर्फ हम गैसियस सब्सटेंस के लिए ही यूज कर सकते हैं, और ये 22.4 जो नंबर हम यूज करते हैं दैट इज वैलिड ओनली एट एसटीपी। बट वाटर स्टीम भी हो सकता है। हाँ तो मैंने ऊपर फिजिकल स्टेट लिखा है, लिक्विड है। अच्छा दिख नहीं रहा, अच्छा ठीक है लिखा है ना। हाँ अगर मैं कहूँ वाटर इज इन गैसियस स्टेट देन यू कैन कमेंट, यस मैम। बट वाटर स्टीम होने के लिए मुझे गारंटी चाहिए कि ये टेम्परेचर 373 केल्विन से ऊपर है, 100 डिग्री से ऊपर है। यस मैम। तो मैंने क्लियरली लिखा है लिक्विड, मतलब मैं हीट कर रही हूँ बट वाटर वेपर फेज में नहीं जा रहा है। हाँ मैम। तो वेपर फेज में जाएगा तो वैसे मेंशन होगा, वैसे उसका टेम्परेचर दिया होगा। अदरवाइज इफ नथिंग इज मेंशन्ड we need to consider water as what liquid, और अगर फिर वो लिक्विड स्टेट में है तो हम उसके वॉल्यूम के बारे में कमेंट नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है आपको? तो ये बेसिक मैंने स्टोइशियोमेट्री का सिखा दिया। तो स्टोइशियोमेट्री का मतलब है किसी भी प्रॉब्लम में पढ़ के अगर आपको लग रहा है कि इस प्रॉब्लम में किस रिएक्शन की बात हो रही है तो तुरंत उसका बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखो, और रिएक्शन के बैलेंसिंग से हमको मोल का रेशो मिलता है, मोल मोल रेशो बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। नॉट जस्ट मोल but we also understand the mass ratio between reactant and product, and not just that, we also understand between volume ratio if the reactant and product are in gaseous state. So this much information a balanced chemical reaction is giving you, and based on that for any reaction we can calculate कि अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को हमको फॉर्म करना है तो उसके लिए रिएक्टेंट का अमाउंट क्या लेना चाहिए, या एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए कितने अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बन सकता है। और यही सब कैलकुलेशंस को हम क्या कहते हैं, स्टोइशियोमेट्री कहते हैं। इज दैट क्लियर टू यू? यस मिस। ये कॉपी करो और मैं सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पूछती हूँ स्टोइशियोमेट्री के, इसी रिएक्शन के अराउंड कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ, ठीक है? Ma'am, is the answer 32 132? 132
मैम मैम तो क्या आंसर बेटा? यस मैम क्या है आंसर? 132. 132 grams of CO2. इससे कुछ इश्यू है? सुनाई नहीं दे रहा है लगता है आपको? Miss, Miss, we can hear you, but You can't hear us. सुनाई नहीं दे रहा है मुझे अभी, फिर से कुछ इश्यू है? Miss, we can hear you. एक second. देख रहा है। आप कनेक्टिंग टू ऑडियो करो ना. अच्छा सुनाई नहीं दे रहा. मैम हाँ बोलो, बस अभी आगे आवाज बोलो, क्या आंसर आया? 132. 132 ग्राम of CO2. 132। तो रिएक्शन तो ऊपर बैलेंस है ही, राइट? तो आपको समझ में आ रहा है कि ये रिएक्शन में जब भी 16 ग्राम मीथेन होता है, बेसिक स्टोइचियोमेट्री, योर 16 ग्राम मीथेन is giving you 44 grams CO2, right? So you will simply say 48 grams, मतलब 3 मोल हो गया मीथेन। तो CO2 कितना मिलेगा? 44 into 48 upon 16, है ना? That is 44 into 3 grams, right? तो इस सिंपल प्रॉब्लम का आंसर आ जाएगा 132 grams। अभी इसी प्रॉब्लम को थोड़ा मॉडिफाई करती हूँ। How many grams of CO2 नहीं, what is the volume of CO2 evolved? थोड़ा सा मॉडिफिकेशन। What is the volume 67.2. 7.2. of CO2? नहीं, प्रॉब्लम बदल दोगे ना बेटा। Starting with 22.4 liters of O2 and 11.2 liters of methane in combustion of methane. तो रिएक्शन वही रख रही हूँ, प्रॉब्लम बदल दिया। 11.2. 11.2. राइट। तो इसमें मैंने सबको समझ रहा है, ये रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, या लिख देती हूँ, जिसको नहीं समझ रहा है उसके लिए रिएक्शन तो वही है। नाउ इन द नेक्स्ट प्रॉब्लम आई चेंज द रिएक्शन। ओके, रिएक्शन तो यही है अपनी
जिसमें ये 1 मोल है तो ये 2 मोल है और उसके लिए CO2 1 मोल बनेगा और वाटर 2 मोल बनेगी। प्रॉब्लम में अभी वॉल्यूम दिया है, इसका वॉल्यूम दिया है 11.2 लीटर, इसका वॉल्यूम दिया है 22.4 लीटर और इसका वॉल्यूम पूछा है। तो 11.2 लीटर means 0.5 moles and 22.4 liter means 1 mole है ना। तो ये 0.5 मोल है, ये 1 मोल है, तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो कितना बनेगा, वो बनेगा 0.5 मोल और 0.5 मोल का वॉल्यूम कितना आ जाएगा 11.2 लीटर्स। 0.5 मोल का वॉल्यूम आ जाएगा 11.2 लीटर्स। आई होप एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग दिस। Okay, so I'm giving you the next problem. अभी मैं रिएक्शन को बदल रही हूँ। I'm changing the reaction. Stoichiometry में रिएक्शन चेंज कर रही हूँ। कंबशन का ही दे रही हूँ, बट रिएक्शन बदल के दे रही हूँ और फिर उसके आगे हम नॉन कंबशन वाले प्रॉब्लम्स करेंगे। Ma'am, मैम बोलो बेटा। हाँ क्वेश्चन रीड कर सकते हो, क्लियर नहीं दिख रहा है। मैं रीड करती हूँ ना। हाउ मच वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व स्टार्टिंग विथ 92 ग्राम्स ऑफ इथेनॉल C2H5OH। इसका थैंक यू। फॉर्मूला, इसका नाम इथाइल अल्कोहल है।
मैम थर्ड आंसर 89.6 लीटर्स है क्या? हम करते हाँ हैं ना, 89.6। सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। तो बैलेंस रिएक्शन देखिए आपने खुद से इसकी, हाँ मैम C2H5OH आएगा प्लस O2 आएगा। कंबशन जब भी लिखा है ना, तो कंबशन में हमेशा CO2 plus H2। CO2 एंड वाटर ही होता है। कंबशन का प्रोडक्ट CO2 और वाटर ही है। तो इसमें देखो 2 मोल्स ऑफ CO2 मिल जाएगा, है ना, और वाटर के मोल्स हो जाएंगे 3। ओके, सो टोटल 7, सो दिस विल बी 3 मोल्स ऑफ O2। इज दिस क्लियर? ये बैलेंसिंग क्लियर है तुम्हारा? हाँ मैम। ओके, अभी इस प्रॉब्लम में मतलब अभी हमको CO2 और इथेनॉल को कनेक्ट करना है। तो इथेनॉल 1 मोल है, तो इसमें CO2 कितना बन रहा है? 2 मोल ऑफ CO2 फॉर 1 मोल ऑफ इथेनॉल, इट टेक्स 2 मोल ऑफ CO2। यस और नो? अभी प्रॉब्लम में दिया है 92 ग्राम्स इथेनॉल। तो सबसे पहले हमको GMM कैलकुलेट करना है इथाइल अल्कोहल का। So how much is the gram molecular mass of ethyl alcohol? Okay, 4 46। carbon is 24, 6 hydrogen is 6 and 60. So this will be 46 grams per mole. ये हो गया ग्राम molecular mass। और अभी प्रॉब्लम में दिया है कि 92 ग्राम्स है, तो 92 grams upon 46 grams will be 2 मोल इथेनॉल। हमारे पास 2 मोल इथेनॉल है, तो 1 मोल इथेनॉल होता है, तो CO2 कितना बनता है? 2 मोल। अभी 2 मोल इथेनॉल है, तो इससे CO2 कितना बनेगा? 4 मोल। इज द प्रॉब्लम क्लियर टिल हियर? समझ में आ रहा है? तो आपका जो CO2 बनेगा वो 4 मोल बनेगा। अभी 4 मोल का वॉल्यूम, 4 मोल का वॉल्यूम हो जाएगा 22.4 into 4। That will be the volume of 4 मोल। तो आपने क्या आंसर दिया था मुझे? 89.6 लीटर। 89.6 वही दिया था कि अलग दिया था आपने आंसर? वही वही था था। मिस। यही था। तो ये हो जाएगा 89.6 लीटर। समझ में आया सबको? So start solving problem number 4।
मैम क्या है आंसर बेटा? 178.5। 178.57 किलोग्राम है। हाँ, परफेक्ट है ना। तो अभी रिएक्शन मैंने बदल दी, तो जो भी रिएक्शन होगी, प्रॉब्लम पढ़ के हमको तो समझ में आता है ना कि ये रिएक्शन बेस्ड प्रॉब्लम है। तो बस सॉल्व कैसे करना है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन देखिए। तो यहाँ पे 9 स्टोन कैल्शियम कार्बोनेट है, उसको हमने हीट किया, हमको मिला कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। दिस इज द रिएक्शन एंड देन टेल्स यू कि अगर ये 1 मोल है तो ये भी 1 मोल होगा। इसका मॉलिक्यूलर मास 100 ग्राम है, कैल्शियम इज 40। तो GMM कैल्शियम कार्बोनेट का अगर आप कैलकुलेट करोगे, जिसको वो भी नहीं आ रहा है, यहाँ पे दिखा रही हूँ, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaCO3 कैसे करेंगे। कैल्शियम होगा 40, कार्बन होगा 12, 3 ऑक्सीजन 48, GMM हो गया 100। तो कैल्शियम कार्बोनेट का GMM is 100 एंड यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड 40 + 16 कितना आ जाएगा? 56। ओके, इसका मतलब 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को बर्न करेंगे तो 56 ग्राम्स क्या मिलेगा? कैल्शियम ऑक्साइड। 100 grams calcium carbonate is giving 56 grams calcium oxide. Therefore 100 kg क्विक लाइन चाहिए, तो उल्टा लिखना पड़ेगा। क्विक लाइन जब भी 56 ग्राम्स बनता है तो उसके लिए हम बर्न कर रहे हैं 100 ग्राम्स कैल्शियम कार्बोनेट। तो अभी 100 kg मतलब 100 into 10⁻³ grams कैल्शियम ऑक्साइड के लिए how much will be calcium carbonate? So it will be 100 into 10⁻³ into 100 upon 56. इतने ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए। और आप सॉल्व करोगे तो आंसर ग्राम्स में आएगा, जिसको आप किलोग्राम में कन्वर्ट करके लिख सकते हो, right? So what is the answer coming? The answer will come 178.5 into 10⁻³ grams, which is 178.5 kilograms. मैम मुझे थर्ड सम में डाउट है मैम। हाँ मैं बताता हूँ, पूछना क्या डाउट है बेटा। मैम लास्ट स्टेप में डाउट है। लास्ट स्टेप, ये वाला स्टेप, मैम थर्ड सम। थर्ड सम, ये सम, हाँ थर्ड सम में क्या डाउट है बोल। मैम लास्ट स्टेप में डाउट है, 2 मोल इज इक्वल्स टू 4 मोल। हाँ, तो तेरा बेसिक स्टोइकियोमेट्री क्या कहता है, यहाँ पे लिखा है ना बैलेंसिंग से, कि अगर 1 मोल इथेनॉल है तो उसको बर्न करके कितना मोल CO2 मिलता है? 2 मोल। इसमें तो कोई डाउट नहीं मैम वो समझा। इसमें कोई डाउट है? ये जो मैंने लिखा है इसमें कोई डाउट है? अगर 1 मोल इथेनॉल है तो दैट ऑन बर्निंग will give you 2 मोल CO2. Do you have doubt in this? नो मैम नहीं है मैम डाउट। बोलिए। मैम डाउट नहीं है उसमें, समझा। Again I can't hear you if you're talking. यस मैम आई एम टॉकिंग So if 1 mole is giving me 2 mole CO2, तो 2 मोल इथेनॉल होगा तो उससे CO2 कितना बनेगा? 4 मोल। वही मैंने इधर लिखा है कि प्रॉब्लम में जब 92 ग्राम्स लिखते हैं तो 92 ग्राम्स के मोल कैलकुलेट करके वो हो गया 2 मोल। Starting with 2 mole ethanol, how much is the CO2 produced? And that is 4 moles. यस मैम। Is that clear to you? यस मैम। समझ में आ रहा है सबको? हेलो। Is that clear? Yes ma'am. I see again some problem. सुनाई दे रहा है बेटा?
यस मैम। ग्रेट। तो ये समझ में आया जिसका डाउट था? हाँ मैम समझा। ग्रेट। आगे बढ़ूं, अगला क्वेश्चन दे दूं? यस मैम। तो हम लोग स्टोइशियोमेट्री और अच्छे से करेंगे, और प्रॉब्लम स्टोइशियोमेट्री के ही समझते जाएंगे। ठीक है, एक प्रॉब्लम देती हूँ। नेक्स्ट, kg 1 टन कितना होता है बेटा? 1 टन इज 1000 kg। 1000 kg 1000 kg। 200 kg right? 200 kg of hematite. 200 kg. हम आयरन का वेट क्या है? मास 56 है बेटा। 66 56। 56. मैम आंसर 200 kgs है। क्या? 200 kgs है क्या आंसर? नहीं बेटा, आंसर 200 kgs नहीं है। मैम 140 kg है. हाँ, 140 kg आएगा। यस।
140 करेक्ट है, 140 करेक्ट है. 140 करेक्ट. ओके. हाँ मिस 140. मैम मुझे 70 आ रहा है. हाँ मैं समझाती हूँ. तो इसमें सबसे पहले क्या समझना है तुमको, दो चीजें हैं. एक, माइन से सैंपल आता है हेमेटाइट, राइट, इट्स अ ओर. ये माइन से आया. इसमें हेमेटाइट से हमको क्या मिल रहा है, Fe2. तो माइन से हेमेटाइट का सैंपल आता है, उसमें Fe2O3 उससे हमको मिलेगा. कितना मिल रहा है, 20% ही मिल रहा है. इसका मतलब क्या है, अगर 100 ग्राम से ये, तो ये कितना ग्राम है, 20 ग्राम. इफ आई एम स्टार्टिंग विथ 100 ग्राम हेमेटाइट, that will have just 20 grams of Fe2O3. तो अभी प्रॉब्लम में दिया है 1 टन, है ना. तो 1 टन में कितना होगा, 0.2 टन. तो 0.2 टन का मतलब है कितना केजी, 0.2 टन मतलब 200 केजी. तो हमारे पास जो Fe2O3 है ना, वो 200 केजी ही है. क्योंकि प्रॉब्लम कहता है कि जो सैंपल है उसमें 20% ही क्या है, Fe2O3. So I just calculated 20% of 1 ton hematite. यहाँ तक समझा सबको प्रॉब्लम? यस मैम. आगे, अभी Fe2O3 से क्या बन रहा है, ओके. एक्सट्रैक्शन में Fe2O3 से अल्टीमेटली आयन बनता है. We need not know the in between reactions, but looking at the formula, अगर Fe2O3 1 मोल है तो इससे मुझे आयन 2 मोल मिलेगा, है ना, क्योंकि Fe2O3 में 2 मोल्स आयन है. So looking at this formula, if I am starting with 1 mole of Fe2O3, I get 2 mole Fe. Now I calculate the GMM, gram molecular mass. तो आयन मैंने आपको बता दिया 56 है. ओके, आयन मैंने बता दिया 56 है. तो 56 into 2 plus 48, ये हो गया 160 grams. ओके, तो 1 मोल हो गया 160 grams और 2 मोल Fe हो गया 112 grams, right? This is what your basic stoichiometry is telling you. कि 1 मोल Fe2O3 है, उससे 2 मोल Fe मिलेंगे. मतलब 160 ग्राम्स Fe2O3 है, उससे 112 ग्राम्स आपको Fe मिलेगा. अभी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. तो प्रॉब्लम में मैं लिखूंगी कि 160 ग्राम्स Fe2O3 is giving me 112 grams of Fe. So therefore 200 kg is 200 into 10 raised to 3 grams of Fe2O3. And now will give me how many grams of Fe. So I simply have to do cross multiplication and solve. So 200 into 10 raised to 3 into 112 upon 160. समझ में आ रहा है? तो जिसका भी आंसर कुछ अलग आया, गलत आया, जो भी आया, हाँ मैम समझा. इज इट क्लियर? तो ये आंसर आ जाता है 140
into 10⁻³ grams, या आप लिखोगे 140 kg, नीचे टन में दिया होगा तो 0.14 टन। जिस किसी यूनिट में आंसर दिया होगा एमसीक्यू पैटर्न में, आप उस हिसाब से इसको टिक करोगे। Any doubt anyone has in this problem? नो मैम। Okay. इस प्रॉब्लम में एक कंसेप्ट है, वो मैं समझाती हूँ और उसके और प्रॉब्लम के। When they say in this problem, a sample of hematite contains 20% Fe2O3. इसका मतलब है ये सैंपल 20% प्योर है। जो डिजायर मिनरल हमको चाहिए वो 20% है। तो किसी भी सैंपल की परसेंट प्यूरिटी दी है, मतलब उसमें वो डिजायर्ड अमाउंट उतनी है, 20% Fe2O3 है। इसकी परसेंट इम्प्यूरिटी क्या हो जाएगी? 80%। इसमें 80% दूसरी चीजें हैं, Fe2O3 छोड़ के दूसरी चीजें हैं। So is the concept of percent purity getting clear to everybody? So if somebody says कि I have a silver wire, 10 ग्राम की सिल्वर वायर है, बट वो 20% इम्प्योर है, तो 10 ग्राम की सिल्वर वायर 20% इम्प्योर है, उसमें सिल्वर कितना होगा बोलो? 80%। So 80% मतलब 8 ग्राम, समझ में आ रहा है? तो 10 ग्राम के सिल्वर वायर में पूरा 10 ग्राम सिल्वर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रॉब्लम सेज इट इज 20% इम्प्योर। तो परसेंट इम्प्यूरिटी दी हो या परसेंट प्यूरिटी दी हो, दोनों से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कैलकुलेट आप कर सकते हो। ये परसेंट प्यूरिटी का कंसेप्ट समझ में आ रहा है? कोई भी सैंपल जरूरी नहीं कि वो 100% प्योर ही हो, और अगर वो 100% प्योर नहीं है तो प्रॉब्लम में बता देंगे कि वो 100% प्योर नहीं है। So I say I'm having 20 grams gold, a gold wire 20 grams, but it is say 50% pure. 50% प्योर गोल्ड वायर में गोल्ड कितना होगा? 20 ग्राम्स अगर गोल्ड वायर है और 50% प्योर, 10 तो सिर्फ 10 ग्राम गोल्ड होगा और बाकी जो भी है दूसरी चीजें हो। तो ऐसे किसी प्रॉब्लम में परसेंट प्यूरिटी दिया है तो अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करना है। सो आई वाज हैविंग 1 टन सैंपल, बट आई डिडंट टुक Fe2O3 1 टन, है ना? क्योंकि 1 टन सैंपल में Fe2O3 सिर्फ उसके कितना था? 20% ही था, राइट? तो ये प्रॉब्लम परसेंटेज प्यूरिटी वाला था। अभी मैं कुछ और तरह के परसेंटेज प्यूरिटी के प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करवाती हूँ और उसी में सॉल्व करते करते हम आगे सीखते जाएंगे। मिस वो 4.8 है ना? हाँ 4.8। कोशिश करो ये रिएक्शन लिख के सॉल्व करने की, अदरवाइज आई एम हेल्पिंग यू आउट। हाँ वो 4.8 है। हाँ बेटा, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं फिर से अच्छे से लिख रही हूँ। You can't see this. It is 4.8 grams. अभी दिख रहा है?
मिस के का वेट क्या है? The potassium 39 है बेटा. ओके
मैम आंसर 49% है क्या? नहीं बेटा, मैम नहीं 2.43%। नहीं। तो सबसे पहले इसका बैलेंस इक्वेशन लिखा क्या? अगर इक्वेशन में गड़बड़ होगी ना तो पूरा प्रॉब्लम गड़बड़। तो KClO3 पोटेशियम क्लोरेट को हम जब हीट करते हैं तो इट बिकम्स KCl and oxygen gas is evolved. ये इसका बैलेंस इक्वेशन है। और स्टोइशियोमेट्री में आप फ्रैक्शनल बैलेंसिंग से भी सॉल्व कर सकते हो। वो होल नंबर वगैरह आने की कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है। समझ में आ रहा है? तो अगर आपने यही लिया कि आपके इक्वेशन में गड़बड़ था, यही लिया था। सही, तो यही लिया तो आगे बढ़ते। तो यही लिया तो इसमें दिख रहा है ना कि ये 1 मोल है, तो ऑक्सीजन कितना मोल है? 3/2 मोल। So I calculate GMM for KClO3. तो आपका GMM आ जाएगा KClO3 का 39 प्लस 35.5 प्लस 48, ये टोटल हो गया 122 ग्राम्स पर मोल। ये GMM आ गया मेरा KClO3 का, ठीक है? 0.5 122.5 0.5। तो मैं लिखती हूँ यहाँ पे कि 122.5 ग्राम्स अगर KClO3 है तो 3/2 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल ऑक्सीजन इज 32 ग्राम्स, है ना? तो 3/2 मोल ऑक्सीजन कितना ग्राम्स आ जाएगा? 48 ग्राम्स। तो जब भी 48 ग्राम्स हमको ऑक्सीजन मिलता है ना? तो उसके लिए तुम्हारा KClO3 कितना होता है? KClO3 हो जाता है तुम्हारा 4.84 ग्राम्स। Is that clear? नहीं, ये सैंपल में इसमें ये नंबर गड़बड़ है। आई एम चेंजिंग दिस नंबर बेटा। ये नंबर से जो आंसर आएगा हाँ, ना, वो ऑक्सीजन आएगा, ये 2.35 ऑक्सीजन ही येल्ड होगा 6 ग्राम में। सुनो ये 6 ग्राम के बियॉन्ड जा रहा है। हाँ मैम वही। हाँ, ये नंबर मैंने एडिट किया। 1.9 ग्राम ऑक्सीजन से सॉल्व करो। ऑक्सीजन के नंबर में गड़बड़ हुआ है, इसके लिए आंसर टैली नहीं हुआ। तो सॉल्व कैसे करेंगे? आपको स्टोइशियोमेट्री से समझा कि 48 ग्राम when you get oxygen you need to start with 122.5 gram of KClO3, है ना? तो प्रॉब्लम में दिया है 1.9 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मिल रहा है। तो 1.9 ग्राम ऑक्सीजन कितने KClO3 से मिलेगा? We will do this calculation as 1.9 into 122.5 divided by 48. This will be the amount of KClO3 that we have to heat to get 1.9 grams of oxygen. हम 4.85 आ रहा है। आंसर 80% है। हाँ, अभी अराउंड 80% आंसर आएगा आपका। हाँ वही अराउंड 4.8584 ग्राम्स। अभी इसका मतलब क्या है समझा कि नहीं? कि सैंपल तो 6 ग्राम था,
बट उसमें KClO3 6 ग्राम नहीं था, KClO3 कितना था, सिर्फ 4.85 ग्राम। इट वॉज नॉट हैविंग 100% KClO3। और इसके लिए अभी हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, परसेंट प्यूरिटी। वी आर हैविंग 4.84 ग्राम ऑफ KClO। अभी बस प्यूरिटी निकालो, योर 4.84 ग्राम in 6 ग्राम सैंपल, है ना। 6 ग्राम जब सैंपल होता है तो उसमें 4.84 ग्राम KClO3 है। 80.83 आ रहा है miss। हाँ बेटा, तो अगर अपने पास 100 ग्राम सैंपल होगा तो उसमें कितना KClO3 होगा, दिस इज व्हाट इज योर परसेंट प्यूरिटी। So into 4.84 upon 6 should be the answer. बोलो। हाँ तो मैम। आंसर कितना है, 80.8 आ गया ना। हाँ 80 तो ऐसे किसी रिएक्शन से भी तो हमने ये फाइंड आउट कैसे किया प्यूरिटी, बाय कैलकुलेटिंग कि 6 ग्राम में KClO3 कितना होगा फ्रॉम दिस रिएक्शन डेटा। तो यू कैन कैलकुलेट परसेंट प्यूरिटी दिस वे आल्सो। डिड यू अंडरस्टूड दिस? चलो अगला प्रॉब्लम देती हूँ। मोर इन स्टोइशियोमेट्री, लेट अस अंडरस्टैंड मोर एंड मोर नाउ इन स्टोइशियोमेट्री। किसी को कोई डाउट नहीं है ना प्रॉब्लम नंबर 6 में, पूछ लो। नेक्स्ट प्रॉब्लम आई एम गिविंग। मैम क्लियरली दिख नहीं रहा है। दिख नहीं रहा है, पढ़ के बताओ। The problem says 12.46 gram mixture of magnesium oxide and magnesium carbonate on strong heating lost 4.4 gram in weight. What is the composition of the mixture?
मैम इसका रिएक्शन बता दीजिए ना। इसका रिएक्शन तो इसमें दो चीजों का मिक्सचर बोला है ना। प्रॉब्लम कहता है कि अपने पास मैग्नीशियम ऑक्साइड है और मैग्नीशियम कार्बोनेट है सैंपल में। इसमें समझना ये है दोनों मिक्स के मास दिया है आपका 12.46 और स्ट्रॉन्ग हीटिंग वाली जो रिएक्शन है ना वो रिएक्शन सिर्फ मैग्नीशियम कार्बोनेट अंडरगो करता है और ये नहीं, ये जो है ये थर्मली स्टेबल है, ये हीट में डिकम्पोज नहीं होता। तो इसको सिर्फ तुम हीट करोगे तो तुमको मिलेगा MgO plus CO2 प्लस CO2 कैल्शियम कार्बोनेट जैसा और ये ऐसा ही रहेगा। सो नाउ कैन यू गो। हाँ मैम। हम 67% है। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना आया मिक्सचर में तेरा? मैग्नीशियम कार्बोनेट एक मिनट। नहीं गलती हुई, एक मिनट। मैम 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 बोलो ना। मैम मैग्नीशियम कार्बोनेट 67.4 है और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड 32.6 ऐसा हाँ है। वो सब ठीक है, परसेंट कभी आएगा जब भी तेरे को बेसिक ये कितना है ये कैलकुलेट किया कि नहीं 12.4 हाँ हाँ किया। वो पूछ 8.4 रही है। हूँ। 8.4 है। 8.4 है ना। हाँ तो फिर करेक्ट। डिवाइड करके फिर 100 से मल्टीप्लाई। फिर डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करना। तो अभी इस रिएक्शन में हमको जो मानना क्या है, ये जो 4.4 ग्राम लॉस्ट है वो CO2 है। तो 4.4 ग्राम लॉस्ट इज ड्यू टू CO2। तो व्हेन आई विल राइट दिस बैलेंस रिएक्शन जिसमें कि 1 मोल ही है सब, है ना। 1 मोल मैग्नीशियम कार्बोनेट से 1 मोल CO2 मिल रहा है। अभी 1 मोल CO2 का मास कितना है 44 ग्राम्स और मैग्नीशियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो हो जाएगा मैग्नीशियम 24, कार्बन 12 and oxygen 32. So how much is it? Is 24 plus 12 36 plus 32. तो 36 plus 32 कितना हो जाता है ये मास? हम 36 plus 48 हो। 48 हो जाएगा। 36 plus 48 तो ये 84 हो गया ना अपना मॉलिक्यूलर मास। GMM is 84. तो स्टोइशियोमेट्री सेज कि 84 ग्राम बर्न करोगे तो 44 ग्राम CO2 मिलेगा। प्रॉब्लम में दिया है 4.4 ग्राम, तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर CO2 4.4 ग्राम है तो मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना ग्राम हो जाएगा 8.4 ग्राम, है ना। ये बिना कैलकुलेशन के आ गया। अब मैंने मैग्नीशियम ऑक्साइड को 40 लेके फिर किया।
मैग्नीशियम ऑक्साइड को 40 लेके किया, मतलब नहीं समझा मुझे। मैम मैग्नीशियम ऑक्साइड का वेट 40 है, मतलब, और MgCO3 का वेट 84 था। मैग्नीशियम ऑक्साइड का वेट 40 है, इधर बन रहा है, वो रिएक्टेंट है ही नहीं। नहीं मैम, कार्बन डाइऑक्साइड मैग्नीशियम कार्बोनेट को बर्न करके मिलता है, नहीं मैम, वो और ये रिएक्शन, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो मिक्सचर में इनिशियली है वो रिएक्ट ही नहीं कर रहा है। तो अगर तूने मैग्नीशियम ऑक्साइड से कैलकुलेट किया है तो गड़बड़ है। नहीं मैम, मैं तो खाली रिएक्शन की बात कर रहा हूँ मैम, वो हीटिंग का, MgCO3 के रिएक्शन का। उसमें मैम मैग्नीशियम ऑक्साइड का ऐसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास 40 है, तो फिर उसका लॉस इन वेट तो वैसे भी यही हुआ ना, 44 ही हुआ। समझ में आ रहा है? तो यहाँ तक समझ में आया? अभी परसेंट कितना, तो सैंपल में, मतलब इसका क्या मतलब हो गया, ये जो 12.46 ग्राम का सैंपल है उसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना आ गया, मैग्नीशियम कार्बोनेट आ गया 8.4 ग्राम, एंड देयरफॉर उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना हो गया 12.46 माइनस 8.4, ये हो जाएगा 4.06 grams। अभी परसेंट निकालना है, so how much is the percent of magnesium carbonate? You will take the mass of magnesium carbonate into 100 upon total, और इससे जो भी आंसर आएगा वो मैग्नीशियम कार्बोनेट का परसेंट होगा, और 100 से माइनस करके आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी परसेंट आ जाएगा। इट्स क्लियर टू यू? समझ में आ रहा है सबको? आप मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड है क्या इसमें, MgCO3 के उसमें? तो आई विल गिव यू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अगर ये सबको समझ में आ रहा है तो फिर से आई थिंक आई कांट हियर यू। और मैं GMM दे रही हूँ, मर्क्यूरी का एटॉमिक मास दे रही हूँ। मर्क्यूरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है HgO, और आपका GAM of Hg is 200 grams per mole।
हो गया प्रॉब्लम? एक सेकंड मैम, लास्ट कैलकुलेशन। कांट हियर यू ऑल, आई थिंक फिर से कुछ इशू हो गया। मैम हाँ बोलो बेटा, अभी सुनाई दिया, बोलो। हम 275.625 रहेगा शायद। 275.625 रहेगा। प्रॉब्लम समझा क्या? प्रॉब्लम हाँ में बोला हाउ मच KClO3 must be heated to हाँ get मैम। as much oxygen, okay, as अच्छा from ओके ओके, boiling 21 पर मेरे को पॉइंट नहीं देखा, मैंने 216 ले 21.2 लिया। grams of mercuric oxide. मैंने पॉइंट नहीं देखा, मेरे को 216, सॉरी सॉरी। मैम 4.08 है। 4.08 परफेक्ट। इसके सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। सॉल्व करके दिखाऊं? सबका हो गया? कैन आई सॉल्व दिस फॉर यू? तो इसमें देखो दो रिएक्शन इन्वॉल्व है, एक मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हीट करने की रिएक्शन इन्वॉल्व है, और एक किसकी रिएक्शन इन्वॉल्व है, एक KClO3 की रिएक्शन इन्वॉल्व है। तो मैं मर्क्यूरिक ऑक्साइड वाली रिएक्शन आपको पहले समझाई। तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो है वो HgO, and when you heat you get direct mercury and plus half mole of sodium. प्रॉब्लम में दिया है 21.6 ग्राम, तो ये 1 मोल है, स्टार्टिंग विथ 1 मोल ऑफ दिस and you will get half mole of this, right? So 21.6 grams इसका GMM 216 है. So when I calculate, this is 0.1 mole. है ना, 0.1 मोल से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो 0.1 मोल से स्टार्ट करेंगे तो इसमें ऑक्सीजन कितना मिलेगा? 0.05 moles. Is this clear? So this reaction, I'm getting oxygen which is just 0.05 moles of oxygen. Anyone having any doubt till here? बस अभी हमको इतना ऑक्सीजन चाहिए इन KClO3 रिएक्शन। तो KClO3 की रिएक्शन देखते हैं। KClO3 में when you are heating it, you get KCl and 3/2 moles of water. Okay. Problem में I know कि when I am burning this 1 mole, I get this 3/2 mole. अभी कितना चाहिए? ये हमको 0.05 मोल चाहिए।
में, है ना? आपको कितना चाहिए? ये 0.05 मोल चाहिए. Any doubt till here? Anyone has? मिस 4.08 है आंसर. मिस तो मुझे 3/2 मोल मिलता है, बट मुझे ये 0.05 मोल चाहिए. तो अगर ये 0.05 मोल चाहिए तो उसके लिए KClO3 कितना होगा, ये कैलकुलेशन मुझे कर. So I will simply say in this finally, okay, so this will be how much? Okay, और पूछा है how much KClO3, मतलब मोल नहीं, बाद में मास कैलकुलेटर. So I'm writing it this side. तो मोल से हम यहाँ तक समझते समझते आ गए हैं कि अगर 0.05 मोल ऑक्सीजन चाहिए तो उसके लिए अभी हम KClO3 कैलकुलेट करेंगे सेकेंड केस. So I will simply say I get 2/2 mole oxygen by burning 1 KClO3. So to get 0.05 mole oxygen, how many moles of KClO3 we should put? And it will be 1 into 0.05 upon 3/2. है ना? तो ये 0.1/3 मोल्स हो जाएगा. ये आपका आंसर आएगा 0.1/3 मोल्स. तो 0.1/3 मोल्स KClO3. अभी इसका मुझे क्या करना है? मास कैलकुलेट करना है. सो 0.1/3 into 122.5 ग्राम जो GMM है, and that will be the total mass. इसका आंसर क्या आएगा? अभी देखो, बताओ मुझे. 4.08. कितना मास आ रहा है बताओ? 4.08. ये मल्टीप्लाई करके द आंसर कम्स 4.08 grams. Right, that's the answer of this problem. Is that clear to you? समझ में आ रहा है सबको? Yes, ma'am. I think again audio problem. हाँ You मैम. can hear me but I can't hear you. फिर से वही कुछ नहीं. I'm just giving you last problem. और एक problem करते हैं stoichiometry में, और इसकी और practice हम homework में करेंगे. We will practice this more and more in the homework. है ना? So I'm just giving you one more problem in stoichiometry and that's it for today.
solve this next problem. इसमें मिक्सचर दिया मीथेन ईथेन का, दोनों के अलग बैलेंस रिएक्शन लिखिए, दोनों में जो CO2 प्रोड्यूस्ड है उसको भी हमको टोटल करना है। मीथेन का तो we know 8 ग्राम दिया है हमको यहाँ पे, 8 grams okay is going to be 0.5 moles. यहाँ पे CO2 प्रोड्यूस हो जाएगा 0.5 moles and 0.5 moles CO2 का वॉल्यूम कितना होगा at STP 11.2 liters. So 8 gram methane will produce 0.5 moles. जो इथेन का रिएक्शन है ये उसका बैलेंसिंग है जिसमें 1 मोल इथेन होगा तो CO2 2 मोल बनेगा। हम अभी हमको 56 लीटर है आंसर, क्या है 56 लीटर है। इथेन का GMM ग्राम मॉलिक्यूलर मास 30 है, ये फिर से कितना मोल हो गया 0.5 मोल ऑफ इथेन, 33.6 liters आ रहा है। है तो that will give you 2 मोल. So if it is 0.5 mole, how much is CO2 produced? CO2 produced will be 1 mole. Or 1 mole मतलब the volume will be 22.4 liters. So what is the total volume? Total volume is 11.2 plus 22.4. तो इस प्रॉब्लम का आंसर हो जाएगा 33.6 11.2 liters plus 22.4 liters. So total is 33.6 liters at STP. This is the volume of CO2 produced at STP. Is this problem clear to you? समझ में आया सबको ये problem? Yes, ma'am. All clear? Yes, ma'am. है ना? Great. आवाज सुनाई नहीं दे रहा है मुझे, बट मैसेजेस आ रहा है ऑल क्लियर, कोई डाउट नहीं है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। मैं होमवर्क डाल देती हूँ ग्रुप में अच्छे से और असाइनमेंट्स डाल रही हूँ। अब तक जितना किया पूरा रिवीजन असाइनमेंट्स आ रहे हैं। आज आपको होमवर्क ज्यादा है, आज रिवीजन असाइनमेंट्स भी आएंगे और बुकलेट का भी होमवर्क आएगा, दोनों होमवर्क आपको करने हैं। ठीक है, सो आई एम पुटिंग इट राइट अवे इन द ग्रुप। सी यू ऑल नेक्स्ट वीक। मोर इन स्टोइशियोमेट्री वी विल डू नेक्स्ट वीक। ठीक है, बाय एवरीवन, सी यू नेक्स्ट वीक।